नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर परख योजना का। ठीक है, तो परख योजना क्या है? इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी सभी शिक्षक भर्ती आपकी होती हैं, चाहे वो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हों या फिर केवीएस का एग्जाम दे रहे हों। केवीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया आपकी जो ये परख योजना है इसको। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम आपको बता दें, एनईपी 2020 इसके बारे में आपने सुना होगा। एनईपी 2020, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना है। इससे और पहले हम आपको लेकर चलते हैं, जो आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, यानी कि फर्स्ट जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये आई थी भैया 1968 में। कब आई थी भैया? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी कब आई थी? तो 1968 में आई थी। किसके समय काल में आई थी? तो इंदिरा गांधी जी के समय काल में आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, ये आती है भैया 1986 में। कब आती है? 1986 में, यानी कि 1986 में आती है। और किसके समय काल में आती है? तो ये आती है राजीव गांधी जी के समय काल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1968 में आई थी। उसके बाद इसमें और भी सुधार किए गए। फिर इसके बाद आपकी आती है 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये आपकी लाई गई थी 1986 में कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। किसकी सिफारिश के आधार पर? कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर। तो कोठारी आयोग की जो सिफारिश हुई थी, उसके आधार पर आपकी आती है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब ये जो आपकी 1986 वाली जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें कुछ कमियां पाई गई। ठीक है, तो इसमें संशोधन भी हुए। 1992 में यहाँ पर एक संशोधन होता है। ठीक है, इसमें कई सुधार और किए गए। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे इसमें और भी यहाँ पर संशोधन होते हैं, तो उस पर ज़्यादा यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम सीधा चलते हैं 1986 के बाद आपकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 की। यानी कि 1986 से लगभग 34 वर्षों के बाद आपकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आपकी 2020 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपकी एनईपी 2020 है, ये कितने वर्षों के बाद आपकी आई है? तो ये आई है 34 वर्षों के बाद। ठीक है, 2020 से आप लोग जोड़ लीजिएगा, 1986 और 2020 के बीच कितना गैप है? तो 34 वर्षों का गैप है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एनईपी के बारे में। अब हम बात करते हैं परख योजना के बारे में। तो एनईपी यानी कि जो आपकी है एनईपी 2020, उसी के अंतर्गत परख योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। ठीक है, परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले एक नंबर आप अपना पक्का कर लीजिएगा, परख का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या लिखा है? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक क्या है? परख, यानी कि इसका फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। परख को अधिसूचित किया है। तो किसने अधिसूचित किया है भैया? तो ये किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पता होगा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके द्वारा परख को यहाँ पर अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। यानी कि जो मूल्यांकन करना है, परख जो आपका शब्द है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं किसी चीज को परखना, यानी कि परख का मतलब ही सामने निकल कर आता है मूल्यांकन करना, जांच करना। ठीक है, तो ये जो है सभी बोर्डों के लिए लागू किया गया है।
ठीक है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर इसको अधिसूचित किया है एनसीईआरटी ने, और ये जो है सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन और दिशा निर्देश देने का कार्य करेगा। कौन करेगा भैया? परख। ठीक है, क्लियर हो गया। परख का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। यानी कि समग्र विकास यानी कि पूरा जो आपका बच्चे का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसके जो प्रदर्शन होता है उसका मूल्यांकन करना और समीक्षा करना एवं उसके ज्ञान का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? आपका परख कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका आता है कि इसकी जो शुरुआत है ये कब होती है? तो 11 सितंबर 2020 को परख योजना की शुरुआत होती है। कब होती है भैया? 11 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 11 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है? तो ये की जाती है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो शुरुआत आपकी हो गई 11 सितंबर 2020 को। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की यहाँ पर घोषणा की है। तो मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख, इसकी स्थापना की घोषणा यहाँ पर की गई। कब की गई भैया? ये की गई 11 सितंबर 2020 को। और ये जो है किस सदी की यहाँ पर है? तो ये है आपकी 21वीं सदी में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए देखते हैं। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भैया एनईपी के अंतर्गत इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न यानी कि जो मूल्यांकन कैसे करना है उसके नए नए पैटर्न यहाँ पर बताए गए हैं। नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? परख के अंतर्गत बताया गया है कि जो आपका मूल्यांकन होगा वो किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे करना है, बच्चे का जो समावेशी विकास है उसको हमें और आगे कैसे डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर परख में बताई गई हैं। और नवीनतम शोध के माध्यम से यहाँ पर स्कूल बोर्डों को सलाह देने का भी कार्य करेगा। कौन करेगा भैया? परख करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर परख में बताई गई हैं। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह जो है एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। कौन करेगा? परख करेगा। तो एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में जो परख है ये अपना कार्य करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना कब होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी है आपकी, इसकी स्थापना जो होती है 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है भैया, तो एनसीईआरटी आपको समझ में आ गया। इसकी स्थापना हो गई 1961 में। इसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है तो वो आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया जो परख है आपका, ये एनसीईआरटी की एक जो घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे एनएएस और एसएएस जैसे समय समय पर सीखने के परिणाम परीक्षण आयोजित करने का काम सौंपा जाएगा। अब ये एनएएस क्या है और एसएएस क्या है? एनएएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, और एसएएस का फुल फॉर्म होता है स्टेट अचीवमेंट सर्वे। यानी कि नेशनल वाला हो गया आपका पूरा केंद्र स्तर पर यानी कि केंद्रीय स्तर पर हो गया, और एसएएस स्टेट वाला हो गया आपका राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर इसमें बोला गया कि जो परख है वो एनएएस और एसएएस जैसे समय समय पर सीखने के परिणाम परीक्षण आयोजित करने का काम यहाँ पर सौंपा जाएगा। यानी कि दोनों लेवल पर ये जो है कार्य करेगा। परख जो है वो एनएएस यानी कि नेशनल लेवल पर भी कार्य करेगा, जो केंद्रीय बोर्ड हैं उन पर भी कार्य करेगा, वहाँ पर भी इसकी मान्यता होगी,
और स्टेट लेवल पर भी इसकी मान्यता होगी। और ये समय समय पर यहाँ पर जो है बताएगा, परिणाम यहाँ पर बताएगा, वीकली यहाँ पर मूल्यांकन कर सकता है या फिर मंथली भी कर सकता है। तो इसका कोई डिक्लेयर नहीं है, ये कभी भी अपना मूल्यांकन यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, यह तीन प्रमुख सिद्धांतों पर यह तीन प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा। जो इसके तीन प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बड़े पैमाने पर मूल्यांकन। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर मूल्यांकन होगा, जैसे कि हमने बताया केंद्रीय स्तर पर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उस तरीके से यहाँ पर मूल्यांकन होगा। स्कूल आधारित मूल्यांकन भी होगा यहाँ पर, स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, और परीक्षा में क्या क्या सुधार यहाँ पर और अच्छे से किए जा सकते हैं, ये उस पर भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गए तीन जो इसके प्रमुख मूल्यांकन केंद्र हैं। क्लियर हो गया, आगे चलिएगा। परख का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से लिखा है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं कि प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया है कि केंद्र सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था। जो आपके माध्यमिक स्कूल हैं और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्तर हैं, इस पर छात्रों का आकलन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि जो राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाने का कार्य करेंगी, यानी कि चाहे वो राज्य स्तर हो या फिर केंद्रीय स्तर हो, यहाँ पर दोनों में एक समान इसके जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है कि इसके अनुसार जब आसपास के वातावरण के संबंध में शिक्षा दी जाती है तो छात्र व्यवहारिक ज्ञान विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है परख योजना के अंतर्गत कि छात्र को रटंत प्रणाली से दूर रखना है। उसको जो ज्ञान देना है ऐसा ना हो कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही आप उसको प्रोवाइड कराते रहें। तो यहाँ पर बोला गया है कि पुस्तकों के साथ साथ उसको जो है ऐसा ज्ञान प्रोवाइड कराना है कि वो जो है बाहरी जीवन के साथ उसको जोड़ सके। ठीक है, यानी कि वातावरण से रिलेट करते हुए उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और जब वह जो है बाहरी जीवन के साथ रिलेट करके पढ़ेगा तो बच्चा होगा उसमें व्यवहारिक जो ज्ञान होगा उसका भी विकास होगा। ठीक है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उसकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इसलिए रटंत प्रणाली से मुक्त रखना है और जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड हमें जो है चीज़ें वहाँ पर बच्चों को पढ़ानी होंगी। क्लियर हो गया, आगे चलिएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है। परख योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना ही है। तो चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि परख योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो बताइएगा भैया, परख योजना का शुभारंभ कब किया गया। अभी हमने आपको बताया था कि इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 सितंबर 2020 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 5 जुलाई 2021 दिया गया है, जरा ये भी बता दीजिएगा। इसका भी लेक्चर हम आपको करा चुके हैं। तो 5 जुलाई 2021 को हमने बताया था कि जो निपुण भारत मिशन है इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख योजना की शुरुआत किसने की थी? रमेश पोखरियाल निशंक ने, नरेंद्र मोदी जी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, संदीप सिंह ने। बताइएगा। तो जो परख योजना की शुरुआत है ये किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 11 सितंबर 2020 को। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए। तो इनके द्वारा 5 जुलाई हमने आपको बताया अभी बताया था कि 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, निपुण भारत मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम आपको करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, केवीएस का हो, ठीक है, या फिर यूपी टेट का हो, सभी शिक्षक भर्ती जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है,
तो वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को एनसीएफ 2022 की शुरुआत की गई, ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में जो है बाल वाटिका का भी शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, परख योजना को किस सदी में लागू किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 21वीं सदी में इसको जो है लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख का फुल फॉर्म है, तो बताइएगा परख का फुल फॉर्म हमने आपको क्या बताया था। पहला ऑप्शन दिया है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया है? प्रोग्राम दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है प्रोग्राम असेसमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। नीचे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डिवाइस, तो भैया डिवाइस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनईपी 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए मानक सेटिंग निकाय के रूप में क्या स्थापित किया जाएगा? निपुण, दीक्षा, परख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परख योजना, ठीक है, परख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निपुण जो है निपुण भारत मिशन, इसका लेक्चर हम आपको पहले ही करा चुके हैं। दीक्षा का भी हम आपको करा चुके हैं। तो जिन्होंने निपुण का लेक्चर नहीं देखा है, दीक्षा का नहीं देखा है, इसके साथ साथ हमने प्रेरणा मिशन का भी लेक्चर आपको कराया है। सारे जो मिशन हैं, जो योजनाएं हैं, हम आपको करा चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हमने लिए थे परख योजना के अंतर्गत से। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।